प्यारे भैया बहनों, आज हम 12th अकाउंट सब्जेक्ट के अंतर्गत साझेदारी फर्म का समापन अध्याय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं साझेदारी फर्म का विघटन। विघटन शब्द का अर्थ अंत करना या समाप्त करना है। विघटन साझेदारी का भी हो सकता है या विघटन साझेदारी फर्म का भी हो सकता है। साझेदारी का विघटन एवं साझेदारी फर्म का विघटन में पर्याप्त अंतर है। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। तो सबसे पहले साझेदारी का विघटन। फर्म में साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण, मृत्यु, लाभ-हानि, विभाजन अनुपात में परिवर्तन या पुनर्गठन पर कुछ साझेदारों के मध्य संबंधों के टूट जाने पर साझेदारी का समापन हो जाता है, किंतु अन्य या शेष साझेदार नई साझेदारी का निर्माण कर फर्म का व्यवसाय जारी रखते हैं। साझेदारी फर्म का विघटन या समापन से तात्पर्य समस्त साझेदारों के बीच संबंधों के समापन को साझेदारी फर्म का विघटन कहा जाता है। इस तरह फर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार फर्म के समस्त साझेदारों के मध्य साझेदारी समाप्त हो जाने को फर्म का विघटन कहते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं साझेदारी फर्म के विघटन के कारण। पहला, जब सभी साझेदार फर्म के विघटन के लिए सहमत हो जाए। दूसरा, जब एक को छोड़कर समस्त साझेदार दिवालिया घोषित कर दिए जाते हैं। जब फर्म का व्यवसाय अवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। जब साझेदारी की निश्चित अवधि पूरी हो जाए। जब किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए साझेदारी स्थापित की हो और वह कार्य पूर्ण हो गया हो। किसी साझेदार की मृत्यु या अवकाश ग्रहण करने पर। जब कोई साझेदार पागल हो जाए या जब न्यायालय फर्म को किसी कारण से भंग कर दे तो साझेदारी फर्म का समापन हो जाता है। इसके बाद अब हम आते हैं फर्म के समापन की रीतियाँ। रीतियों में सबसे पहले है समझौते द्वारा समापन। जब सभी साझेदार फर्म का व्यवसाय समाप्त करने के लिए सहमत हो जाते हैं, तब साझेदारी व्यवसाय समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार किए गए समापन को ही साझेदारी का समझौते द्वारा समापन कहा जाता है। जिस प्रकार साझेदारी का जन्म समझौते से होता है, उसी प्रकार साझेदारी की समाप्ति भी समझौते द्वारा की जा सकती है। इस तरह जब सभी साझेदार फर्म का व्यवसाय समाप्त करने के लिए सहमत हो जाए तो उसे साझेदारी फर्म का समापन कहा जाता है। दूसरा है अनिवार्य समापन। अनिवार्य समापन निम्न दशाओं में हो सकता है। इसमें पहला है जब सभी साझेदार या एक को छोड़कर शेष साझेदार दिवालिया हो जाए या फर्म में कोई ऐसी घटना घटित होती है जिसके फलस्वरूप फर्म के व्यवसाय का संचालन अवैधानिक तौर पे घोषित कर दिया जाता है या साझेदारों की संख्या 20 से अधिक हो जाए या बैंकिंग व्यवसाय की दशा में 10 से अधिक हो जाती है तो फर्म का अनिवार्य समापन कर दिया जाता है। इस तरह से अब तीसरा आते हैं आकस्मिक या संयोग द्वारा समापन। साझेदारों के मध्य किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में निम्न परिस्थितियों में फर्म का विघटन या समापन हो सकता है। इसमें पहला है जब फर्म का निर्माण किसी निश्चित अवधि के लिए हुआ हो तो ऐसी अवधि की समाप्ति पर। दूसरा, जब किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए फर्म की स्थापना की गई हो तो उस कार्य के पूर्ण हो जाने पर फर्म समाप्त हो जाती है। तीसरा है जब किसी साझेदार की मृत्यु होने पर फर्म का समापन कर दिया जाता है या
किसी साझेदार के दिवालिया घोषित हो जाने पर फर्म का समापन हो जाता है। इसके बाद अब हम आते हैं ऐच्छिक या सूचना द्वारा समापन। जब साझेदारी ऐच्छिक हो तो ऐसी दशा में कोई भी साझेदार दूसरे सभी साझेदारों को फर्म समाप्त करने की अपनी इच्छा की लिखित सूचना देकर फर्म को समाप्त कर सकता है। यदि सूचना में फर्म के समापन की कोई तिथि दी हुई हो तो सूचना में दी हुई समाप्ति की तिथि से फर्म समाप्त हो जाती है। इसके बाद अब हम आते हैं न्यायालय द्वारा फर्म समापन। किसी साझेदार द्वारा वाद प्रस्तुत करने की दशा में न्यायालय निम्न परिस्थितियों में फर्म के विघटन या समापन का आदेश दे सकता है। इसमें पहला है साझेदार का पागल होना। यदि कोई साझेदार पागल हो जाता है और ऐसे साझेदार का कोई हितैषी या अन्य कोई साझेदार न्यायालय को सूचना देता है तो न्यायालय फर्म के समापन का आदेश दे सकता है। दूसरा है साझेदार का स्थायी रूप से अयोग्य होना। स्थायी रूप से अयोग्य हो जाने पर किसी साझेदार द्वारा अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाने के कारण भी न्यायालय द्वारा साझेदारी भंग किए जाने का आदेश दिया जा सकता है। तीसरा है साझेदार का दुराचारी होना। किसी साझेदार का ऐसे दुराचारी हो जाने पर जिससे व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तो न्यायालय फर्म के समापन का आदेश दे सकता है। चौथा है साझेदार द्वारा अनुबंध के विपरीत कार्य करना। यदि कोई साझेदार अनुबंध या समझौते के अनुसार कार्य नहीं करता है या कोई विपरीत कार्य करता है जिससे अन्य साझेदारों का उसके साथ कार्य करना असंभव हो जाता है तो न्यायालय फर्म के समापन का आदेश दे सकता है। पांचवा पॉइंट साझेदारों का हित हस्तांतरण। किसी साझेदार द्वारा अपने हित का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति को कर दिए जाने पर भी न्यायालय फर्म के विघटन का आदेश दे सकता है। पांचवा साझेदार का हित हस्तांतरण। किसी साझेदार द्वारा अपने हित का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति को कर दिए जाने पर भी न्यायालय फर्म के विघटन का आदेश दे सकता है। छठवां व्यापार में स्थायी हानि। यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि फर्म का व्यवसाय निरंतर हानि में ही चलेगा तो न्यायालय फर्म के समापन का आदेश दे सकता है। और सातवां है न्याय उचित आधार। यदि न्यायालय की दृष्टि में फर्म को समाप्त कर देना उचित और न्यायपूर्ण लगता है तो न्यायालय फर्म के समापन का आदेश दे सकता है। इसके बाद फर्म के विघटन की दशा में हिसाब किताब का निपटारा। भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 48 के अनुसार फर्म के विघटन के पश्चात हिसाब किताब का निपटारा करने के संबंध में साझेदारों के मध्य हुए समझौते के अलावा निम्नलिखित नियम लागू होते हैं, जिसमें पहला है हानियों का भुगतान। फर्म की समस्त हानियां सबसे पहले लाभों में से, उसके बाद पूंजी में से और अंत में ज़रूरत पड़ने पर साझेदारों द्वारा व्यक्तिगत रूप से लाभ हानि विभाजन अनुपात में नकद लाकर पूरी की जाती है। अर्थात फर्म की जो हानियां हुआ रहता है उन्हें सबसे पहले लाभ में से, फिर पूंजी में से और व्यक्तिगत साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति से लाभ हानि विभाजन अनुपात में नगद पूंजी लाकर यह हानि पूरा किया जाता है। दूसरा है संपत्तियों का प्रयोग। फर्म की संपत्तियों को बेचने से प्राप्त होने वाली राशि एवं साझेदारों द्वारा लाई गई राशि का प्रयोग निम्न क्रम में किया जाएगा। इसमें पहला है फर्म के बाहरी दायित्वों का भुगतान करने में, इसके बाद साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए ऋणों के भुगतान में, तीसरा है साझेदारों को उनके पूंजी के आधिक्य वापस करने में और यदि अब भी कुछ राशि यदि शेष बचती है तो वह साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में विभाजित की जाती है। इसके बाद आते हैं साझेदारों के व्यक्तिगत ऋणों का भुगतान। इसमें पहला है फर्म की शेष संपत्तियों का उपयोग। फर्म के ऋणों का भुगतान करने के बाद
शेष संपत्तियों में से प्रत्येक साझेदार अपने हित तक अपने व्यक्तिगत ऋणों का भुगतान कर सकता है। और दूसरा है साझेदारों की निजी संपत्तियों का उपयोग। साझेदारों की निजी संपत्तियां सबसे पहले उनके व्यक्तिगत ऋणों को चुकाने में उपयोग की जाती है। यदि इसके बाद शेष संपत्तियों को फर्म के ऋण चुकाने में उपयोग किया जाता है, किंतु ऐसा तभी किया जा सकता है जबकि फर्म की संपत्तियां फर्म के ऋणों को चुकाने के लिए पर्याप्त न हो। फर्म के विघटन पर खोले जाने वाले खातों में पहला है वसूली खाता। इसके बाद वसूली खाता बना लेने के बाद साझेदारों के पूंजी खाते, इसके बाद साझेदारों के चालू खाते यदि कोई हो तो। चौथा पॉइंट में आते हैं साझेदारों के ऋण खाते और पांचवा है बैंक या रोकड़ खाता। इस तरह फर्म के विघटन पर प्रमुख रूप से वसूली खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और बैंक या ऋण खाता बनाना अनिवार्य होता है। शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।